नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून और बागेश्वर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी। पौड़ी, चमोली, चंपावत, टिहरी समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट किया जारी। बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में 124 सड़कें बंद। पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा 24 मार्ग बंद। चमोली में 20 सड़कें प्रभावित। खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा समेत कई नदियां। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून और बागेश्वर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं पौड़ी, चमोली, चंपावत, टिहरी समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और भूस्खलन से प्रदेश में 124 सड़कें बंद हैं। वहीं पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा 24 मार्ग बंद हैं। चमोली में 20 सड़कें प्रभावित हैं। वहीं खतरे के निशान के करीब पहुंची गंगा समेत कई नदियां। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। देहरादून और बागेश्वर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। एक बार फिर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ऐसे में किन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? देखिए शिखा, उत्तराखंड में भारी बारिश का दौर जारी है और मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जो है इसको लेकर जारी किया है। देहरादून और बागेश्वर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके चलते अगर देखें तो पौड़ी, चमोली, चंपावत, टिहरी समेत 8 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश और भूस्खलन से अगर देखें तो प्रदेश में 124 सड़कें बंद है, जिसमें सर्वाधिक सड़कों की अगर बात करें तो पिथौरागढ़ में 24 सड़कें बंद है। चमोली में 20 सड़कें प्रभावित है। वहीं अगर देखा जाए तो गंगा समेत कई नदियों का जो नदियां हैं वो खतरे के निशान के करीब पहुंची हैं। हरिद्वार में गंगा चेतावनी के स्तर पर जो है लगातार गंगा बहती हुई नजर आ रही है। खराब मौसम के चलते अगर देखें तो देहरादून जो आने वाली 5 उड़ानें थी वो भी डाइवर्ट की गई है और मौसम विभाग का माने तो 24 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जो है वो जारी रहने वाला है। इसके साथ साथ पौड़ी में भी हमने देखा कि किस तरह से बारिश का कहर देखने को मिला कि वहां पर एक मकान जो है उठा, उसमें जो है 3 की मौत हुई है। तो निश्चित तौर पर इस तरह से बारिश का कहर जो है वो लगातार प्रदेश में देखने को मिल रहा है। जी योगेश, प्रदेश में बारिश और भूस्खलन से कितनी सड़कें बाधित हैं और उनको खोलने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, प्रदेश में अगर देखें तो 124 सड़कें प्रभावित है और ऐसे में पिथौरागढ़ में 24 सड़कें, सर्वाधिक जो सड़कें प्रभावित है वो पिथौरागढ़ में है और लगातार खोलने का प्रयास जो है बीआरओ की टीमों, पीडब्ल्यूडी की टीमों, उनके द्वारा लगातार सड़कों खोलने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन बारिश के चलते जो है कहीं ना कहीं जिस तरह से मलबा आ रहा है वो एक बड़ी चुनौती उनके सामने बनी हुई है। उसके चलते जो है लगातार प्रयास है, लेकिन जो दावा किया जा रहा है कि जल्दी सड़कों को खोल दिया जाएगा ताकि आवागमन जो है सुचारू रूप से संचालित हो सके। योगेश, चारधाम यात्रा भी चल रही है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन द्वारा क्या कुछ अपील की जा रही है? हाँ देखिए, बिल्कुल चारधाम यात्रा चल रही है और ऐसे में जो सड़कें प्रभावित है, जिनमें लगातार मलबा आ रहा है, उनको खोलकर प्रयास किया जा रहा है कि किसी प्रकार की समस्या जो है तीर्थयात्रियों को ना हो। लगातार इसके लिए टीमें प्रयास कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है ताकि अगर कहीं पर इस तरह की चुनौती आती है तो वहां पर श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके। हालांकि इस दौरान जो है यात्री भी कमा रहे हैं, लेकिन जो यात्री आ रहे हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पूरी टीमें तैनात की गई हैं जगह जगह पर। योगेश, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी ने गढ़वाल संभाग की लोकसभा सीटों की समीक्षा पूरी कर ली है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि बैठक में हर विधानसभा का राजनीतिक दृश्य क्या है, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही विधानसभा चुनाव जीतने के लिए क्या क्या कार्यक्रम बनाए जाएं, इस पर भी मंथन हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि अब विधायकों का प्रवास विधानसभा के हर क्षेत्र में कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा युवाओं, महिलाओं और पूर्व सैनिकों के लिए अलग अलग कार्यक्रम आयोजित करने पर भी सहमति बनी है। वहीं बीजेपी जल्द ही इन कार्यक्रमों की तारीखों का भी ऐलान करेगी। तीनों लोकसभाओं की बैठकें निर्धारित थी। अभी 2 लोकसभा हमारी उनकी बैठकें संपन्न हो चुकी हैं, टिहरी लोकसभा और गढ़वाल लोकसभा। सभी विधायक उपस्थित थे। टिहरी की सांसद जी अस्वस्थता कारण रह नहीं पाए, उनकी सूचना मुझे मिल गई थी। हर विधानसभा का राजनीतिक परिदृश्य क्या है उस पर चर्चा हुई। विधानसभा की जीत के लिए
कार्यक्रम क्या क्या बनने चाहिए उस पर चर्चा हुई। विधायकों का प्रवास विधानसभा के हर क्षेत्र में हो, इसकी चर्चा हुई। सरकार से अभी हम कौन कौन से ऐसे कार्य करा सकते हैं जो विधानसभा क्षेत्र के अंदर राजनीतिक रूप से फायदा भी पहुंचा सकते हैं, क्षेत्र के विकास के लिए भी सार्थक सिद्ध होंगे, उन विषयों की चर्चा हुई। और युवाओं, महिलाओं, पूर्व सैनिकों के कार्यक्रम किस प्रकार से हो सकते हैं और कब हो सकते हैं, इन सब विषयों की चर्चा हुई है। कल कौन से कार्यक्रम कब होंगे इसके अलग से प्रेस करके हम सारे कार्यक्रम आपको बताएंगे। आज की बैठक में इन सब विषयों चर्चा हुई। खासतौर पर विधायकों ने अपने क्षेत्र की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा की है। पहाड़ों की रानी मसूरी में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि 15 अगस्त के दिन दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का अपमान किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। जो अपमान किया गया 15 अगस्त के दिन, खासकर जब ये गीत 1950 में राष्ट्रीय गीत का सम्मान हमारे बंकिम चंद्र जी ने लिखा था आनंद मठ में, जो सन्यासी जो विद्रोह हुआ था उसके ऊपर, वो हिंदू थे, बंगाली थे, तो जायज है कि जो उनकी इमेजरी होगी उसमें दुर्गा माँ होंगी, शक्ति होंगी, और क्या बुरा है इसमें। इसमें हम बोलते हैं कोटि कोटि कलकल निनाद करें, मतलब कोटि कोटि कंठ हम सब एक साथ उठें, कोटि कोटि हमारी जो बाहें हैं वो एक साथ देश को बचाएं। इससे कांग्रेस को मुश्किल है। याद रखिए 1923 में जब कांग्रेस अधिवेशन में पूरा गाना गाया गया तो जौहर जो थे, जिनके नाम पे यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश में, उन्होंने उसको अपोज किया। तो पंडित दिगंबर जी जो थे उन्होंने कहा कि कौन सा ये मस्जिद में प्ले हो रहा है, ये तो एक मंच पे प्ले हो रहा है। 1937 में मुस्लिम लीग और जिन्ना जी के कहने पे ये सिर्फ 2 स्टैंजास हुए। उसके बाद 1947 में भारत का विभाजन हो गया। तो आप समझिए, जिन्ना ने 14 पॉइंट दिए थे नेहरू को कि पार्टीशन नहीं रुके उसके लिए, उसमें एक पॉइंट था वंदे मातरम नहीं गाया जाएगा। तो आप समझ लीजिए कितनी विभाजनकारी शक्ति है जो ये कहती है हम वंदे मातरम को हम लोग आदर नहीं देंगे, आपको नहीं गाना मत गाइए, खड़े तो होइए। देखिए, एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसे गंभीरता से लेना बड़ा अनिवार्य है। 15 अगस्त के दिन हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम को एकाएक रुकवाया गया, अपमान करा गया, प्रसिद्ध चिन्ह लगाया गया कि क्यों इसे बजाया जा रहा है, क्यों इसे सुना जा रहा है। और ये सारा कार्य जो है कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी ने करा। और बहुत ही दुख का विषय है कि एक राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसने भारत में कई वर्ष अपना कार्य करा और नेतृत्व संभाला, उन्हें वंदे मातरम का महत्व नहीं पता। 1950 में जब इस गीत को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा प्राप्त हुआ और ये गीत जन गण मन के बराबर माना गया, सुना गया, और इसकी महत्वता जब भारतीय जनता पार्टी ने समझी और इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा मानते हुए, हमेशा मानते हुए, इसके लिए एक विधि निकाली और रीति और नीति के तहत इस गीत को जब शुरू करा 15 अगस्त 2026 को, तो इस प्रकार का अपमान कोई नागरिक नहीं सहेगा, हम ही सहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नहीं सहेगा, कोई समाज सेवी नहीं सहेगा। देहरादून में डोईवाला ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह के विशेष प्रयासों से दुधली क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पहल शुरू की गई है। सतीवाला वन चौकी और त्यागी गार्डन बड़कली
तुदली में हाईटेक कैमरे लगाए जा रहे हैं। कैमरे स्थापित होने के बाद क्षेत्र में होने वाली सड़क दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं की निगरानी के साथ उनके खुलासों में भी मदद मिलने की उम्मीद है। वहीं बीडीसी सदस्य बीरेंद्र थापा ने कहा कि क्षेत्र में लंबे समय से सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की मांग की जा रही थी। अब ब्लॉक प्रमुख गौरव सिंह के प्रयासों से कैमरे लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैमरों की मदद से क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की निगरानी और जांच में पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिल सकेंगे। साथ ही आपराधिक गतिविधियों पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। महीनों से इंतजार था इन कैमरों का, आज जाके खुशी हुई। मेरे को फ़ोन आया कि जल्दी जाइए साइड में कैमरे लगवाइए। बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इससे, क्योंकि किसी को पता ही नहीं लगा कौन सी गाड़ी किसको मार के जा रही है, पता ही नहीं लग रहा था। और चोरियाँ भी हुई, पता ही नहीं लगा। अब शायद उम्मीद है कि पता लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसका कनेक्शन कोतवाली डोहेले में रहेगा सीधा। अच्छा, मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा प्रमुख साहब का, कि जिन्होंने ये एक बार कहने पर ये प्रयास किया। ये कैमरा ANPR कैमरा है CP+ का ना। ये ऑटोमेटिक नंबर रीडर कैमरा है। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर पे रन करता है, NVR पे रन करता है। मतलब जो भी गाड़ी जाएगी उसकी एक एक्सेल सीट बनाता है ये कैमरा ना, कि कौन सी गाड़ी गई, कौन से कलर की है, क्या नंबर है, पूरी डिटेल्स इस कैमरे में आ जाती है। दिन हो या रात हो, ये नाम रात को भी नंबर प्लेट लेता है। अच्छा, हाँ, एक चाहे 80 की स्पीड हो, चाहे 120 की स्पीड हो, ये नंबर लेगा। 120 से ऊपर भी होगी अगर, जब भी नंबर प्लेट लेगा। कुल कितने कैमरे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे? टोटल हमारे यहाँ पर जो कैमरे लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर इस पोल पे तो 4 कैमरे हैं। ऐसे ही हमारा त्यागी गार्डन है आगे, उस पर भी 4 कैमरे हैं। बीच में दूधली क्षेत्र में भी लगेंगे और आगे बड़कली में भी लगेंगे कैमरे ना। अच्छा, तो रीजन ये है कि सुरक्षा हाँ, इस क्षेत्र की पूरे क्षेत्र की सुरक्षा कैमरों इस से हो। कैमरों से हो। देहरादून मसूरी मार्ग पर 13 अगस्त को 22 वर्षीय मनीष की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर परिजनों और क्षेत्रीय लोगों ने मसूरी कोतवाली का घेराव किया। पुलिस मामले को प्रथम दृष्टया आत्महत्या से जोड़कर देख रही है, जबकि परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। मृतक के भाई मनोज ने आरोप लगाया कि मनीष का एक युवती से विवाद चल रहा था और घटना से एक रात पहले 0 पॉइंट क्षेत्र में युवती और कुछ युवकों से उसका विवाद भी हुआ था। ऐसे लगता है जैसे सुनियोजित तरीके से कहीं से मर्डर करके उसको वहाँ गाड़ी में लटकाया गया। अब पुलिस उसको ये मान रही है कि आत्महत्या की है, तो हम इसको मान नहीं सकते हैं, क्योंकि गाड़ी की हाइट और उसकी हाइट लगभग एक बराबर है। और एक बराबर हाइट में आदमी कैसे फांसी लगा देगा, ये सोचनीय विषय है। और ऊपर से पुलिस बार बार एक ही चीज कह रही है कि हम उनसे बात कर देते हैं, इनसे बात कर देते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो हम ये चाह रहे हैं कि इस पे यदि वो लड़की दोषी है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये था कि रात्रि के समय जब वो घर से निकला था, ठीक है ना, तो 12 तारीख रात्रि को वो निकला था, ठीक है। तो कहीं माल रोड में और इंदिरा कॉलोनी में उसका झगड़ा हुआ कि वो लड़की के द्वारा, ठीक है, जो कि हमें सुबह को मॉर्निंग 13 तारीख को पता चला। और उसमें ये हुआ कि जब उन्होंने रात्रि को मध्य रात्रि को जब उन्होंने झगड़ा करा, ठीक है, तो कई लड़के भी आ रखे थे वहाँ, ठीक है, तो लड़की भी सामने थी, तो उनको वहाँ लड़ाई झगड़ा हुआ, ठीक है। उसी रात्रि को मेरे भाई जो है जब घर से निकला रात को 12-1 बजे, तो मेरा भाई सुबह को जो है उसने उसकी या हत्या कराई गई है। मुझे तो ये पूरा डाउट है कि फांसी लगाने का उसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो उसकी हाइट है और गाड़ी की हाइट है वो 6 फुट के लमसम में ही है, ठीक है। तो जिस तरीके से वहाँ नीचे रस्सी बांध रखी थी, तो वो बिल्कुल मैं कह नहीं सकता कि उसने आत्महत्या की है, वो एक हत्या ही है, ठीक है। अब हमें चाहे गुमराह किया जा रहा है, लेकिन उसका हमें तो अभी कुछ हमें इतना पता नहीं है, लेकिन ये है कि मेरे भाई की हत्या हुई है बस। हरिद्वार के खानपुर में तैनात सहायक कृषि अधिकारी को विजिलेंस ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोप है कि कृषि उपकरणों में सब्सिडी दिलाने के नाम पर 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। शिकायतकर्ता विकास ने कृषि उपकरणों पर सब्सिडी के लिए आवेदन किया था। आरोप है कि सब्सिडी दिलाने के एवज में सहायक कृषि अधिकारी ने 10,000 रुपए की मांग की, जिसके बाद उसने विजिलेंस की टीम को मामले की जानकारी दी। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने मामले का सत्यापन किया और फिर लक्सर स्थित सहायक कृषि अधिकारी के मकान पर कार्रवाई करते हुए रिश्वत की रकम लेते हुए उसे रंगे हाथ दबोच लिया। विजिलेंस की इस कार्रवाई से कृषि विभाग में हड़कंप मच गया है।
इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, सहायक कृषि अधिकारी को विजिलेंस ने गिरफ्तार किया है, ऐसे में क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हमेशा इस बात को कहा है कि उत्तराखंड की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करते, लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं या फिर अपने काम में लापरवाही करने वाले अधिकारी होते हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। हालांकि अब एक जो मामला था वो हरिद्वार के खानपुर से सामने आया, जहाँ पर जो सहायक कृषि अधिकारी था उसको 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए विजिलेंस की टीम ने मौके से दबोच लिया था। यहाँ पे ये जानकारी भी दी गई है कि कृषि उपकरणों पर जो सब्सिडी मिलती थी उसकी एवज में 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। हालांकि जब टीम मौके पर पहुंची तो टीम ने मौके पर जो यहाँ पे सहायक कृषि अधिकारी था उसको गिरफ्तार कर लिया 10,000 के साथ। पूरी टीम जो है इस बात की जांच कर रही कि क्या इससे पहले भी इस तरीके की जो रिश्वत थी इस अधिकारी के द्वारा ली गई थी और किस किस कामों में इस तरीके का पैसा की मांग की जाती है, तमाम पहलुओं की जांच की जा रही है। हालांकि टीम फिलहाल जो रिश्वत लेने वाला अधिकारी था उसको अपने साथ लेके चली गई है। हालांकि इससे पहले भी यानी कि एक दिन पहले भी यहाँ पे जो है एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पे हुई थी। जो हरिद्वार का नासन ब्लॉक है वहाँ पे जो युवा कल्याण अधिकारी कुलदीप सिंह है उसको भी 35,000 रुपए लेते हुए यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। बताया जा रहा है कि ये पीआरडी का जवान था जो यहाँ पे एक योजना का लाभ चलाने के नाम पे जो पीआरडी के जवान होते हैं उससे 35,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी। उसको भी यहाँ पे जो है विजिलेंस की टीम ने गिरफ्तार किया था। ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि लगातार जिस तरीके के जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है वो इस बात को हर मंच से कहते हैं कि यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर जीरो टॉलरेंस नीति वाली जो सरकार है वो यहाँ पे चल रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सरकार की तरफ से देखने के लिए मिलती है। जी मनोज, मामला सब्सिडी दिलाने के नाम से जुड़ा है, ऐसे में कितने रुपए की ये सब्सिडी थी? बिल्कुल, देखिए जो कृषि से जुड़े हुए अलग अलग उपकरण होते हैं उनकी अलग अलग कीमत होती है, सभी पे सरकार ने जो है अलग एक सब्सिडी रखी गई है। अब ये पूरे मामले की जांच की जा रही है कि यहाँ पे कितने की सब्सिडी उसको मिलती थी और क्या उपकरण उसके द्वारा खरीदा जा रहा था किसान के द्वारा। इस पूरे मामले में जो 10,000 रुपए की डिमांड थी वो यहाँ पे की जा रही थी। लगातार इस बात की शिकायत जो है जो विजिलेंस की टीम है उसको दी जा रही थी, लेकिन जब टीम मौके पर पहुंचे पूरे मामले की जाँच की गई तो मामला बिल्कुल सही पाया गया। जो यहाँ पे सहायक कृषि अधिकारी था वो एक जो सब्सिडी लाभार्थी था उससे 10,000 रुपए की रिश्वत लिया था। उसी समय जो टीम मौके पर पहुंची थी उसने मौके से सहायक कृषि अधिकारी को गिरफ्तार कर दिया थी। मनोज, हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। कालसी हरिपुर घाट पर मां यमुना की प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। लोक पंचायत सामाजिक संगठन ने बीजेपी नेता रामशरण नौटियाल पर प्रतिमा स्थापना में अनावश्यक बाधा डालने का आरोप लगाया। वहीं नौटियाल का कहना है कि वे प्रतिमा के विरोध में नहीं है, लेकिन किसी भी हेरिटेज स्थल पर अवैध कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने हरिपुर में यमुना नदी के तट पर ऋषिकेश हरिद्वार की तर्ज पर मां यमुना घाट का निर्माण कराया है। इसी के पास स्थित ब्रिटिश कालीन पुराने पुल के एक पर लोक पंचायत प्रतिमा स्थापित करना चाहती है। प्रतिमा मौके पर पहुंच चुकी है, लेकिन स्थापना को लेकर विवाद खड़ा हो गया। रामशरण नौटियाल ने आरोप लगाया कि बिना वैधानिक अनुमति सरकारी और हेरिटेज संपत्ति पर कब्जे की कोशिश की जा रही है। वहीं लोक पंचायत का कहना है कि प्रतिमा स्थापना में जानबूझकर अड़चन डाली जा रही है। नौटियाल ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध प्रतिमा से नहीं बल्कि हेरिटेज स्थल पर स्थापना से है। देखिए, सबसे पहले तो ये गलत बात है। ये कोई नहीं होते हैं, ये होते कौन है? ये मुझे समय देने वाले। इनको क्या अथॉरिटी ने अधिकृत कर रखा है कि नौटियाल जी से 15 दिन का टाइम दे दो इनको? इनके पीछे वही दोस्त है जो ये कहते हैं कि भाई हमारे साथ IAS ऑफिसर है, हमारे साथ PCS है। और मुझे क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हारे साथ कोई भी हो, मैं एक सही बात रख रहा हूँ। तो एक इतनी सी बात है सिर्फ इसमें। दूसरी बात यह है कि ये लोग एंटी गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, ये सरकार विरोधी काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने मंदिर मस्जिद जो भी कब्जे की जगह बने सब तोड़ दिए हैं, और ये लोग दिन दहाड़े कब्जा कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं पुल के पाए पे। गजब की बात है, सरकार में जो अधिकारी लोग हैं वो भी उस पर चढ़ के तो जबल चला रहे हैं। तो ये गैर कानूनी नहीं। बाकी स्वीकृति और उस पे झूला बनने के लिए जो उन्होंने प्रस्ताव दिया था उसमें 2023 में उनके द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया था, ऐसा उन्होंने कहा था। हम लोगों ने पिछले 20 दिन पूर्व लोक पंचायत की ओर से एक प्रेस वार्ता के माध्यम से ये कहा गया था कि
यदि इसमें कोई स्वीकृति या कोई कृत्य कार्रवाई हुई है तो कृपया उसे जनता से अवगत कराएं। लेकिन आज 20 दिन पूरे हो गए हैं और अभी तक माननीय नौटियाल जी द्वारा इस संबंध में कोई कृत्य कार्रवाई से अवगत नहीं कराया गया है। क्या मांग कर रहे हैं? कब से आगे क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग तो माननीय नौटियाल जी से यही है कि वो उनके द्वारा जो ये विरोध किया गया है वो इस विरोध को वापस लें और लोक पंचायत को मूर्ति स्थापित करने में हमारा सहयोग करें। 14 अगस्त को बसंत विहार क्षेत्र में बुजुर्ग महिला के साथ हुई चेन स्नेचिंग की घटना में शामिल बताए जा रहे बदमाश आकाश कुमार को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक चेकिंग के दौरान आकाश पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़कर फरार होने लगा। पुलिस टीम ने उसका पीछा किया तो आकाश ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें आकाश के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि बदमाश के खिलाफ चोरी, स्नैचिंग, हत्या के प्रयास और एनडीपीएस एक्ट समेत कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। चंपावत के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते शारदा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बढ़ते जल प्रवाह को देखते हुए बनबसा शारदा बैराज मार्ग पर स्थित पुल से भारी वाहनों की आवाजाही फिलहाल बंद कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर 4 पहिया वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई गई है। लगातार बारिश के कारण बनबसा शारदा बैराज के गेट भी खोल दिए गए। बैराज से छोड़े जा रहे पानी का असर उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर पड़ सकता है। इनमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, गोंडा, बहराइच और सीतापुर सहित कई जिले शामिल है। आगे चलकर शारदा नदी का पानी घाघरा नदी में समाहित होता है। वहीं प्रशासन और सिंचाई विभाग की ओर से जलस्तर और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। साथ ही लोगों से भी नदी और जल प्रभाव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की अपील की गई है। में पहाड़ों पर अत्यधिक बारिश होने के कारण शारदा बैराज बनबसा में जो मॉर्निंग में 6 बजे लगभग 1 लाख क्यूसेक पानी था, अब वर्तमान में 1,60,000 क्यूसेक पानी हो गया है। 1 लाख से अधिक होने पर शारदा बैराज से वाहनों का आवागमन बंद कर दिया जाता है और अभी भी बरसात हो रही है पहाड़ों पे। और ये पानी हमारे डाउन स्ट्रीम में पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट, लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से होते हुए घाघरा नदी में जाके मिलता है। तो हमने नीचे के सभी जिलों के जिला प्रशासन या जो बाढ़ चौकियां हैं सबको सूचित कर दिया गया है और सभी लोग अलर्ट मोड पे हैं। सभी लोग अपने कार्रवाई को लेकर सचेत भी हैं कि अगर कोई अप्रिय घटना ना घटे, इसके लिए सारी कार्रवाइयाँ प्रशासन स्तर पर और विभाग स्तर पर पूर्ण कर ली गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।